हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस हार्डकॉम में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसको जाके देखें। इससे दोस्तों आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्ले लिस्ट पे चैनल पे जाके आप जैसे भी हो चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व, इसका पहले आप एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी क्वेश्चन को नोट करते जाना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व, इसी का आज हम लोग वीबीआई सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला कब किया गया था। दोस्तों आपका ऑप्शन है 9 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 या फिर 9 सितंबर 2002 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 11 सितंबर 2001 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर इसका आता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। तो अमेरिका, तो बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन था, बराक ओबामा था, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई। तो इराक द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण हुआ था, जब आक्रमण किया था, चैप्टर 3 में हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि जब इराक कुवैत पर हमला किया था तो उस समय जो अपने कब्जे में कर लेने की जो ये घटना है, कब हुआ था ये हमला, सिंपली बेसिकली आपको यही पूछ रहा है। तो दोस्तों कब हुआ था, आप लोग जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करेंगे, 88 में या फिर 90 में, 95 या फिर 99 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1990 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1990 ईस्वी में। तो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण जो है 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाड़ी युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे क्योंकि इससे आपको पता लगेगा अब कितना पानी में है। बताइए दोस्तों, 17 जनवरी 1991 में, 26 मार्च 1992 में या फिर 25 मार्च 1995 में। तो दोस्तों बताइए खाड़ी युद्ध जो है वो कब हुआ था, कब हुआ था। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 17 जनवरी 1991। ठीक है, 17 जनवरी 1991। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। खाड़ी युद्ध जो है 17 जनवरी 1991 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब खाड़ी युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी 1991 ईस्वी को हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि भाई खाड़ी युद्ध जब हुआ था तो उस समय इराक का जो राष्ट्रपति था वो कौन था। सद्दाम हुसैन था, जलाल तलाबानी था। ठीक है, जलाल तालिबानी, ये तालिबानी होगा, तालिबानी था, या फिर अहमद हसन अल वकर था, या फिर अब्दुल रहमान आरिफ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सद्दाम हुसैन यानी कि ऑप्शन ए। तो खाड़ी युद्ध जब हो रहा था तो उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बताइए ये क्या है। ये जो ऑपरेशन निकाला था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मिशन ऑपरेशन, आज ये ऑपरेशन, आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, तो उसी तरह एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। तो वो क्या था, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। ठीक है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। देखिए फिर से आप लोगों को कह रहे हैं, ये पूरा जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव है इससे पहले हम लोगों ने पूरा थ्योरी को पढ़ा है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये सभी ऑप्शन जो है आपको यूं ही आ जाएगा इजीली, और ये आपको बाद में भी काम देगा। इसलिए प्लीज जाकर के उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, फिर प्लेलिस्ट में जैसे भी हो चैप्टर 3 सर्च करके बाय तनु क्लासेस हार्डकॉम लिख दीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पे आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए चैप्टर 3 का। ठीक है, तो ये आपको मतलब कि मजा आ जाएगा क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ। बताइए दोस्तों खाड़ी युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ था, 1991 में, 17 फरवरी 1991 में, या फिर 29 जनवरी 1992 में, या फिर 28 मार्च 1992 में, या फिर 25 अप्रैल 1992 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 27 फरवरी 1991 में। ठीक है, 27 फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है, पेंटागन क्या है। बताइए पेंटागन क्या है, अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर दोस्तों अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
राइट आंसर दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, यानी कि पेंटागन जो है वो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? बताइए, ये जो नीली जींस का संस्कृति है, संस्कृति वो किस देश की है? बताइए, सोवियत संघ की है, चीन की है, जापान की, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो नीली जींस का जो संस्कृति है वो कहां से आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संस्कृति है, जो कि अभी लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी देश फॉलो करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है शीत युद्ध का, ठीक है, शीत युद्ध जब हुआ था तो शीत युद्ध खत्म होने का एक रीजन था क्या? सोवियत संघ का विघटन। आपको याद है कि नहीं? 1945 से शुरू हुआ था ये युद्ध, शीत युद्ध। 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, और कब तक चला था? 1991 तक चला था। और जब ये 1991 तक शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो क्या रीजन बताया गया था? तो ये वैसे तो बहुत रीजन था, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी था कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डेट दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी? बताइए, किस तरह का, जब ये विघटन हुआ था सोवियत संघ का, तो उस समय किस तरह का विघटन, यानी कि किस तरीके का स्थिति कैसा होने वाला था, क्या होने वाला था उस समय, आखिर किस तरह का जो है स्थिति उत्पन्न हो गया था? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। तो दोस्तों 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, ये भी स्थिति हो गई थी। अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि, ये भी हो गया था। शक्ति संतुलन का खतरा, ये तीनों हो गया था। ठीक है, क्योंकि जब ये हार गया, सोवियत संघ हार गया, तो ऑटोमेटिक बात है अमेरिका का वर्चस्व काफी बढ़ गया, एकदम बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया, इसमें और दिलचस्प लेने लगा, और ज्यादा मतलब इसमें मजा लेने लगा। ठीक है, और शक्ति संतुलन बहुत खतरा में आ गया कि कोई भी देश के बीच जो है युद्ध हो सकता है। और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत और एक ध्रुव विश्व का शुरुआत हो गया, यानी कि एक इधर एक इधर, एक देश अलग हो गया, एक देश अलग हो गया, इसमें से कई देश मिल गया, इसमें कई देश मिल गया, तो ये दो ध्रुव बन गया, तो एक ध्रुव का जो है शुरुआत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखें, उसका भी एक्सप्लेनेशन को देखिए, सब कुछ करवा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सभी, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? बताइए, सोवियत संघ के जो युवा थे वो नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? शक्ति का, धन का, आजादी का, शिक्षा का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आजादी का, यानी कि ऑप्शन सी। तो सोवियत संघ के जो युवा थे वो नीली जींस को आजादी का, किसका? आजादी का प्रतीक मानते थे, फ्रीडम का प्रतीक मानते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? बताइए, भारत जो है वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? रॉ है तो हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है? क्या वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है? भारत क्या गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगे? क्या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, वो इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो दोस्तों बताइए, ये जो नाटो संधि है, तो आपको नाटो संधि के बारे में मालूम है, काफी इंपॉर्टेंट संधि है नाटो संधि, मैंने सेकंड चैप्टर में इसको पूरा कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पश्चिम जर्मनी ने, या फिर इटली ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस ने, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रांस जो देश था वो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, अमेरिका के जो नेतृत्व में नाटो बना था उसका विरोध किया था ये फ्रांस देश। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? बताइए, 1945 से, 1971 से, 1991 से, 2006 से। तो अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व जो है वो कब से माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1991 से, क्योंकि जब वो सोवियत संघ हार गया था शीत युद्ध। देखिए, शीत युद्ध का मतलब ही होता है कोई युद्ध का नहीं होना। मतलब क्या हुआ शीत युद्ध का? फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा आपको बताया, यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं कि एकदम तनाव हो गया, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, ये दोनों के बीच खूब लड़ाई हो रहा है, मतलब कि खूब झगड़ा हो रहा है, खूब बोला बोली हो रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में लास्ट में नहीं लड़ा। एकदम एक ऐसा स्थिति आ गया था कि दोनों एक दूसरे को मार देता, लेकिन फिर भी नहीं लड़ा। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। यानी कि शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ भाई? युद्ध नहीं होना, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई लड़ाई वगैरह नहीं होता, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो जब सोवियत संघ हार गया था 1991 में, उसी समय अमेरिका जो वर्चस्व जो है वो खूब बढ़ गया। तो अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है? बिल्कुल अंतरराष्ट्र, पहले तो अपना देश में था, लेकिन अब पूरे दुनिया लेवल में आ गया अमेरिका, सोवियत संघ को जब हरा दिया। कब से? 1991 से, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे दोस्तों, वीडियो फिर लंबी बन जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है?
भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? बताइए, भारत को जो है कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2014 में आप लोग भारत के हैं, जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 2008। ठीक है, 2008 एपीजे अब्दुल कलाम की उपस्थिति में। तो भारत को जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश 2008 के मतलब कि 2008 के श्रेणी से जाना जाता है, शामिल किया गया। ठीक है, 2008 में जो है भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश कह दिया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि, क्या बोलते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर कब हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका जो ये परमाणु संधि था, परमाणु परीक्षण संधि, इस पर कब हस्ताक्षर किया? 1964 में, 74 में, 92 में, 2000 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 1964 में, यानी कि ऑप्शन ए। तो अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर 1964 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो बताइए विश्व में कौन ऐसा देश है जो कि अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, अपने फायदे का, आमदनी का कोई देश जो बड़ा हिस्सा विकास के मदद में या फिर अनुसंधान रक्षा में, ठीक है, खर्च करता है? आप लोग आंसर को ऐसे तो अंदाजन भी आप लोग आंसर सही कमेंट करेंगे। राइट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यही एक विश्व का राष्ट्र है जो कि अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च करता है। यहाँ पर ये मदद लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर मदद लिखा हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? फ्रांस की देन है या चीन की देन है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है या फिर रूस की देन है? तो बताइए, तो विश्व को जो है इंटरनेट की जो सुविधा हुई है, अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो बताइए किसका देन है? कौन से मतलब कि राज्य का, यानी कि कौन से देश का देन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो ऑब्वियसली बात है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही देना, जिससे कि हम लोगों ने अभी नेट यूज कर रहे हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी का भी यूज है, मतलब कि हाथ है, लेकिन वो बाद में, पहले जो अगर ये लाता है नहीं तो फिर ये कहां से लाता है? ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? बताइए, भारत में जो परमाणु कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? महाशक्ति की दौड़ में शामिल होना है परमाणु कार्यक्रम से? क्या चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना? क्या अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना? तो बताइए, भारत को जो परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जो भारत जो ये परमाणु बनाया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, हम लोगों को कोई इधर उधर लेना देना नहीं है, बट राइट आंसर आपका हो जाएगा अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करना। तो जो हम लोगों को जरूरत है, जो चाहिए देश को, वो बस हम लोग अपना पूरा करते हैं। यही भारत का जो परमाणु का मुख्य उद्देश्य था, परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? बताइए, अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है OAS, ये किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? एनजू समझौता से, रियो संधि से, वेस्टफालिया की संधि से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रियो संधि से, यानी कि ऑप्शन बी। तो अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है वो रियो संधि से आया था। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कोई अगर अदर बोर्ड से है तो उसके लिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न। उसके बाद फिर दोस्तों 1 मिनट और मेरी बात को आप सुनेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, यानी कि इस वीडियो के जस्ट बाद हम लोग करेंगे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 3, जिसका नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। इसी का अब हम लोग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ वगैरह बना रहे हैं, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, बट बोलना पड़ता है, क्या करें। देखिए, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई देखिए यहाँ पर इस तरह से तैयारी होती है, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, पूरा क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है, सब कुछ आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस। एक दो मतलब कि आपका तो वैसे 5 चैप्टर अभी चल रहा है, 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी भी चल रहा है। अब होम साइंस और फिलोसफी भी आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, उसको बताएं कि यहाँ पर इस तरीके से तैयारी होती है। फिर जो है हम लोग जो है रेगुलर करते रहेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ट्राई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बना के अच्छे से नोट्स करके पढ़िए।